Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है उसे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है या फॉर्मुलेट करती है। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट यूज़ करती है जो भी टैक्सेशन वो जनता से लेती है, सिटीजन से जितना भी टैक्सेशन लिया जाता है उसको यूज़ करती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो देखते हैं, इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमी। तो कंट्री की इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, उसे सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए इस फिस्कल पॉलिसी को बनाया जाता है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे फॉर्मुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI was set up in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल 1990। तो 2 अप्रैल 1990 को हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का फॉर्मेशन हुआ था। तो SIDBI was set up on 2 अप्रैल 1990. It acts as the principal financial institution for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises MSME sector। तो ये मेनली MSME सेक्टर को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको प्रमोट करता है। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861। तो इंडिया में पेपर करेंसी 1861 में इशू की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ब्रिटिश इंडिया इशूड कॉमन्स विद द पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861 विच गेव द गवर्नमेंट द मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग इन इंडिया। तो पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861 के अंडर जो गवर्नमेंट थी उसके पास एक मोनोपोली आ गई थी कि वो हमारी कंट्री में नोट्स को इशू करेगी, यानी कि करेंसी को इशू करेगी। Charles Canning was the first person to introduce paper currency in Indian subcontinent in 1861 officially। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, चार्ल्स कैनिंग। आप ऐसे याद रख सकते हैं, C², he issued currency, C²C। तो चार्ल्स कैनिंग he issued currency, paper currency for the first time in the Indian subcontinent in 1861। Next question, which body regulates the capital market in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। तो देखते हैं, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये हमारी कंट्री में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी established under the SEBI Act of 1992 and is the principal regulator for the stock exchanges in India। मेनली स्टॉक एक्सचेंजेस को ये रेगुलेट करती है। इसकी फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें पायनियर ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर पायनियर का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन जिसने इंडियन इकोनॉमी को जो लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर गए थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्हें पायनियर ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज कॉल्ड एज द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारा 8th 5-year प्लान था वो राव एंड मनमोहन प्लान के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वेयर बाय इट रिड्यूस्ड द इम्पोर्ट टैरिफ। तो देखिए, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1991 में, उसके अंडर जो हमारे इम्पोर्ट टैरिफ जो थे उनको कम कर दिया गया था, यानी कि इम्पोर्ट जो था, इम्पोर्ट के लिए जो टैरिफ बैरियर्स लगाए गए थे उनको रिड्यूस कर दिया था। एंड ओपन डोर फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन इंडिया।
तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके लिए दरवाजे हमारी कंट्री ने खोल दिए थे। एंड इसके अलावा इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो दीज वर डन अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. So next question, which organization monitors the banks actually maintaining cash balance in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई हमारी कंट्री में जो कैश बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आरबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक्स को भी मॉनिटर करती है, उनकी फंक्शनिंग को। और मेनली अगर हम बात करें तो बैंक्स के जो कैश बैलेंस है उसको मॉनिटर करने का काम भी आरबीआई का होता है। अ मेजर सोर्स ऑफ द कैश बैलेंस एट आरबीआई is the government of India and the other central banks. They maintain their cash balances to form of deposits with RBI. अगर हम बात करें आरबीआई के फॉर्मेशन की, तो आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अगर हम बात करें करंट में गवर्नर की, तो करंट में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई के हेडक्वार्टर्स ये मुंबई में लोकेटेड हैं। और अगर हम बात करें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको याद होगा कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। एंड अगर हम बात करें आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सीडी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। सीडी का फुल फॉर्म होता है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। Next question, India's first official census operation was undertaken in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881। तो 1881 में हमारी कंट्री का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था। ये आपने याद रखना है। इससे पहले हमारी कंट्री का 1872 में एक सर्वे हुआ था which was not official, but still that was one of the surveys which was done in India for the first time. तो ये भी आपने याद रखना है। अगर हम बात करें ऑफिशियल सर्वे की, ऑफिशियल सर्वे ऑपरेशन 1881 में हुआ था। और उसके बाद से हर 10 ईयर के गैप में हमारी कंट्री में सेंसस होते हैं। तो इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन was undertaken in 1881. After that, the census has been conducted after every 10 years. It involves a detailed estimation of population size along with complete demographic profile of the country. Next question, in economic terms, globalization is the process of dash बिटवीन कंट्रीज। तो ये एक एसएससी सीजीएल का एक पीवाईक्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन। तो देखिए इकोनॉमिक के टर्म्स में जो ग्लोबलाइजेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। इंटीग्रेशन का मतलब इकोनॉमिक्स में है कि एक तरीके से डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का मिल जाना, आपस में उनका गुड्स आइडियाज़ एंड जो जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उनको अबॉलिश कर देना, गुड्स एंड आइडियाज़ को शेयर करना। सो इट मीन्स इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक्स की कंट्रीज़ के इकोनॉमिक आइडियाज़ का एक तरीके से मिल जाना। तो चलिए, द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना गुड्स, आइडियाज़ और सर्विसेज का, दैट इज टर्म्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। Next question, in India, the economic reform policies were first introduced in which year? Important question है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज आई थी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स were introduced in the year 1991 for faster and better economic growth. It was initiated by Narasimha Rao government for the sake of building people's trust in the Indian economy. तो देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्लो चल रही थी बिफोर 1991। तो 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में हमने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज़ को अपनाया था, जिसके बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही। तो दीज वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और नरसिम्हा राव
गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. So next question, what is the interest rate at which RBI borrows from banks known as? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो रेट. तो रिवर्स रेपो रेट उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं जिस पर आरबीआई किसी दूसरे बैंक से लोन लेता है. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो रेट. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया controls the rate of interest of loans and savings. The rate of interest at which commercial banks borrow from RBI is called as repo rate. तो देखिए, ऐसा रेट जिसमें किसी दूसरा बैंक आरबीआई से बोरो करता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट, और जिस रेट से आरबीआई किसी दूसरे बैंक से बोरो करता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank, merging several banking features. अगर हम बात करें इसके ओनर की, सो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द ओनर ऑफ यूपीआई, और ये 11 अप्रैल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. IDBI was established in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 1964. तो 1964 में IDBI का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये आपने याद रखना है. इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI. सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, was constituted under the इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964. अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की तो ये मुंबई में लोकेटेड हैं, और फॉर्मेशन 1 जुलाई 1964 को हुआ था इसका फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज़? तो ये एक इम्पॉर्टेंट BYQ क्वेश्चन है ऑफ SSC. तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट्स बैंक. तो पेमेंट्स बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी बैंकिंग फीचर्स होते हैं वो इन बैंक्स में प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. एज पर RBI गाइडलाइंस, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज़. Payment bank is like a other bank but operating on a small scale विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क. तो क्रेडिट करने की जो आज़ादी होती है वो इन बैंक्स के पास नहीं होती है. इन सिंपल वर्ड्स, इट कैन कैरी आउट ऑलमोस्ट ऑल द बैंकिंग ऑपरेशन. देखिए, जितने भी बैंकिंग ऑपरेशन होते हैं ये मेनली कर सकते हैं उनको, बट ये क्रेडिट दे नहीं सकते. बट कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स. तो आपने याद रखना है, ऐसे बैंक्स को पेमेंट बैंक्स कहते हैं. Next question, the National Stock Exchange of India, NSEI, was established in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 1992. तो 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का फॉर्मेशन हुआ था. इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992. इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी इन 1993. तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेबी ने NSE को कब रिकॉग्नाइज किया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज. तो 1993 में किया था, एंड कॉमेंस्ड ऑपरेशंस इन 1994 with the launch of wholesale debt market. Next question, which organization releases the index of industrial production? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO. तो CSO रिलीज करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रिपोर्ट को. सो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल Production, IIP, is an index that indicates the performance of various industrial sectors of Indian economy. It is calculated and published by the Central Statistical Organization every month. Next question, Provident funds and small savings are kept in which account? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक अकाउंट. तो PFs और स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो पब्लिक अकाउंट में रखी जाती हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ ट्रस्ट सच एज द केस ऑफ PFs, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन, इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेट अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर, रिजर्व, स्पेशल फंड्स एट्सेट्रा, इन सबको पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. Next question, when did India become a member of International Monetary Fund, IMF? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए
IMF? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी 1945। तो 1945 में इंडिया IMF का पार्ट बन गया था। इंडिया जॉइंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन 27 दिसंबर 1945 एज वन ऑफ IMF's ओरिजिनल मेंबर्स। अगर हम बात करें करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर की IMF के, सो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। इसकी फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई थी और जस्ट एक साल बाद इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी हैज रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी हैज रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल कमिटी। सो उर्जित पटेल कमिटी दिस रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन इंडिया। उर्जित पटेल कमिटी was first proposed the idea of the formation of the 5-member monetary policy committee. Usually the chairman of the monetary policy committee is the governor of RBI. तो जब उर्जित पटेल ये हमारे गवर्नर थे RBI के, तो तब इस कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था एंड दिस उर्जित पटेल कमिटी recommended the formation of monetary policy committee in India, which usually consisted of 5 members. Next question, the headquarters of WTO, that is World Trade Organization, is situated in? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा। तो जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो ये नेशंस के बीच में जितने भी रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के वो फॉर्मुलेट करती है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट हैज़ 164 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स करेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as the father of blue revolution in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरालाल चौधरी। तो हीरालाल चौधरी ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर हीरालाल चौधरी वॉज एन इंडियन बंगाली फिशरीज साइंटिस्ट। ही वॉज द फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ द कार। द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। Next question, when did the first devaluation of Indian rupee took place? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1949। तो 1949 में फर्स्ट टाइम devaluation of Indian rupee happened in India. तो देखते हैं द फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी टुक प्लेस ऑन 19 सितंबर 1949। देखिए डिवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देता है, यानी कि एक तरीके से इंटेंशनली घटा देता है। अगर इंडिया की बात करें तो डिवैल्यूएशन के लिए कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा? RBI, बिकॉज RBI इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब इसने फर्स्ट टाइम इंटेंशनली हमारी कंट्री की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू को कम किया था 1949 में, सो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टाइम व्हेन द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी टुक प्लेस इन इंडिया 1949 में। उसके बाद 1966 में, देन 1991 में भी डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी हुआ था। देखिए डिवैल्यूएशन करने का एक फ़ायदा होता है कि हमारी कंट्री में इम्पोर्ट कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरीके से हमारी कंट्री को ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रीज वर लेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 के अंडर जो हमारी इंडस्ट्रीज थी इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और अगर हम बात करें कौन कौन सी कैटेगरीज थी तो ये थी पब्लिक सेक्टर देन प्राइवेट सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर तो नाम से ही पता चलता है कि ये आती थी गवर्नमेंट के अंडर। देन आती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंडर आता है। और तीसरी थी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर सपोर्ट करती है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को मिलकर ओन करते हैं विद सम शेयर। दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। Next question, the largest share of revenue receipts of the state government comes from?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल सेल्स टैक्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू वो मेनली जनरल सेल टैक्स से आता है। So the main source of the state revenue is state taxes, which consist primarily of personal income taxes and general sale taxes. और अगर हम बात करें कंट्री की, तो कंट्री का जो मेजर रेवेन्यू है वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। कॉर्पोरेट टैक्स इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So next question, the concept of vicious circle of poverty is related to। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, रेंजर नर्क्स। तो रेंजर नर्क्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेंजर नर्क्स। So Ranjan Nurse is an Indian economist, not Indian. In 1953, he introduced the model of vicious circle of poverty theory to demonstrate low level of economic activity. तो देखिए vicious circle के अंडर क्या होता है, अगर हम एक इंसान की बात करें, सपोज वो पुअर है, तो देखते हैं वो पुअर क्यों होता है। अगर एक इंसान पुअर होता है तो वो अनफेड होता है, यानी कि उसकी अच्छे से फीडिंग नहीं हो पाती है, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है। अगर इंसान पुअर होता है तो वो अनफेड होता है, अनफेड होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी। अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी तो उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी लो है सो अल्टीमेटली उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर वो अनफिट होगा तो लो प्रोडक्टिविटी होगी और जॉब अच्छी नहीं मिल पाएगी, तो अगेन जो इनकम होगी वो कम होगी। अब अगर इनकम कम होगी तो अगेन वो क्या होगा, पुअर होगा। ऐसी एक साइकिल को हम कहते हैं विशियस साइकिल। यहाँ पर अभी हम एक इंसान की बात कर रहे थे, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अगर इकोनॉमी पुअर है तो श्योर है कि वहाँ के जो कंट्री के रहने वाले लोग होंगे उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो अनफेड होंगे। अगर अनफेड होंगे तो लो प्रोडक्टिविटी होगी तो उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, उनका आउटपुट अच्छा नहीं होगा, और अगर आउटपुट अच्छा नहीं होगा, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, तो वो अगेन वो पुअर होंगे, और वो पुअर होंगे यानी उनकी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, अच्छी जॉब नहीं होगी, तो अगेन वो अनफेड होंगे और अगेन पुअर होंगे। तो ऐसी एक सर्कल को हम कहते हैं विशियस सर्कल। इसका मतलब ये है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इम्प्लाइज दैट पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी ही पॉवर्टी का कॉज है, जो अभी हम सर्कल में देख रहे थे, पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। अ पुअर पर्सन इन ऑर्डर टू रीपे हिज एग्जिस्टिंग डेब्ट विल बोरो सम मोर देयर बाय एडिंग हिज डेब्ट। देखिए एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, उसने कोई लोन ले रखा है ताकि वो सस्टेन कर सके। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसको अपनी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करने के लिए उसने एक लोन लिया। अब फॉर एग्जांपल उसकी क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई एंड ही हैज़ टू सफ़र अ क्रॉप फेलियर। अगर क्रॉप फेलियर होगा तो उसको रीपे करने के लिए, ओल्ड लोन रीपे करने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है। इसे हम कहेंगे द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। Next question. Karl Marx explains the process of class struggle with the help of which one of the following theories? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने अपना प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल को डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द बेसिक टीनेट्स ऑफ डायलैक्टिकल materialism are that everything that exists is material and is derived from matter, that matter is in a process and constant change, and that all matter is interconnected and interdependent। मैं आपको आसान शब्दों में इसके बारे में बताती हूँ। द थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। देखिए कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जितनी भी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मैटर। देखिए मैटर के ऊपर, यानी किसी चीज़ के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर अगर चेंज आता है तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। देखिए सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।